की मेहनत और उन बच्चों की हिम्मत की मैं दाद दूंगा, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार मुझसे बात की तो मैंने उनसे कहा कि मैं 12 से 14 तारीख को भारत में नहीं हूँ। मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के बुलावे पर अमेरिका गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, और मुझे 15 की रात को यहाँ आना था। लेकिन वो बच्चे मुझसे मिलने आए, आधा एक घंटा उन्होंने अपने मार्केटिंग और उससे सारा ज्ञान मेरे ऊपर इस तरह से प्रयोग किया कि मुझे अंत में हार के कहना पड़ा कि ठीक है, मैं टिकट कैंसिल करवाता हूँ, जल्दी वापस आता हूँ और आपके सेशन में ज़रूर आऊँगा। तो जब उन बच्चों से मेरी बात हुई कि वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, तो उनका भाव था कि बस आप आ जाइए। तो मैंने कहा फिर भी आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूँ? बोले आप जो टॉपिक चाहें बोल दीजिए। तो मैंने एक टॉपिक उनको भेजा कुछ, तो फिर उन्होंने 5 भेजे, जिसका भाव ये था कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, इनमें से कोई देख लीजिए। वो बड़े अच्छे टॉपिक्स थे और 5 टॉपिक्स बड़े अच्छे थे, जिसमें से एक था पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, एक था रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, एक था रोल ऑफ फिलॉसफी इन बिजनेस, एक था स्टोइसिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोइसिज्म इन बिजनेस। ऐसे करते करते कुछ चीज़ें बताई और बताया कि क्योंकि ये बिजनेस कॉन्क्लेव है तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स पर, बिजनेस पर, इन चीज़ों पर आपका रहे। तो वो टॉपिक्स इतने प्यारे थे और एक डाइवर्सिटी इंक्लूजन पर था, और आज 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन भी है, तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात आज के दिन करना तो वैसे ही बड़ा मानीखेज है, मीनिंगफुल है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि जब हम फेस्टिवल के मूड में होते हैं, जैसे अभी आप लोग हैं, बिजनेस कॉन्क्लेव है, सुबह से आप कई स्पीकर से सुन रहे हैं, और अभी आखिरी सेशन में ये भी होता है कि छूटे तो भागें, छुट्टी का टाइम होने वाला है। स्कूल में जैसे होता था ना कि जैसी टन 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 बजता था वैसे ही लोग बैग उठा के भागते थे। आपने बैग अपने पैक कर लिए होंगे, उसमें बुक्स और बोतल पैक कर ली होगी, तो अब आप इस मूड में होंगे कि जल्दी ख़त्म हो तो मामला निपटे। आप लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सामने, क्योंकि देश का सबसे अच्छा कॉलेज कॉमर्स का माना ही जाता है, और माना ही किया जाता है ही, ऐसे थोड़ा माना जाता होगा। मतलब मेरी समझ ये है कि कोई ब्रांडिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है। अगर किसी कॉलेज या किसी व्यक्ति की साख है तो वो साख न तो रातों रात बनती है, न हवा में बनती है, और अगर वो लॉन्ग सस्टेन्ड क्रेडिबिलिटी है तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ तो बात होगी ही, तभी उसकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की है। तो मैं जब देखता हूँ आजकल के बच्चों को, नई पीढ़ी को, और मैं उनके जब डायलेमास को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने पाया कि उनके सामने सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है, स्पेशली उनके दिमाग में जो कॉमर्स या मैनेजमेंट की दुनिया से हैं, जैसे कि आप हैं, कि हम बड़े होने के बाद क्या करें। नौकरी करें में फिर बहुत सारे ऑप्शंस, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, किसी स्टार्टअप में नौकरी कर लें, सिविल सर्विसेज में जाएं, कोई और नौकरी कर लें, एकेडमिक्स में चले जाएं। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये सवाल कि क्या हम अपना स्टार्टअप शुरू कर दें, कुछ अपना उद्यम शुरू कर दें। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल की पीढ़ी को एक शब्द बड़ा अच्छा मिल गया, स्टार्टअप। हमारी पीढ़ी ने भी स्टार्टअप किए। मुझे 2 साल पहले ही पता लगा कि जो मैं कर रहा हूँ कई साल से वो स्टार्टअप ही होता है, वरना मैं 2 साल वरना तो मैं 3-4 साल से बड़ा परेशान था कि पूरा देश स्टार्टअप कर रहा है और हमने कभी किया ही नहीं। तो मुझे एक बार गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा कि स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज स्टार्टअप। तो पता लगा स्टार्टअप का मतलब अपना काम करना, इतना ही होता है। तो फिर मैं समझ गया कि अच्छा। तो मैंने 1-2 पढ़े लिखे लोगों से पूछा, तो जो मैं करता हूँ क्या वो स्टार्टअप हो सकता है? बोले हाँ, वो स्टार्टअप, आपका सक्सेसफुल स्टार्टअप है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये काम कर लिया, वरना दुविधा रहती कि सारी दुनिया कुछ कर रही है और हमारे वर्तमान सरकार उस पर इतना जोर दे रही है और हमने किया ही नहीं वो काम। आप लोग संयोग से हमारे पूरे भारतीय इतिहास के उस दौर में हैं। मैं इस पे आता हूँ 2 मिनट के बाद, इस वाक्य को पूरा करूँगा, उससे पहले एक संकेत करता हूँ। हर देश में जो इकोसिस्टम है उसमें सपने अलग अलग होते हैं, और ये आपके सपने दरअसल आपके सपने होते नहीं हैं। आपके सपने आपके समाज के सपने होते हैं जो उसने आपके मन में बैठा दिए हैं। ऐसा संयोग नहीं है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बच्चे आमतौर पर सिविल सेवक बनने के मूड से ही आते हैं,
और यदि मैं उनसे कहूँ कि कभी अपना स्टार्टअप सोच के देखो, तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आता है कि मैं क्या सोच रहा था और आप मुझे किस लायक समझ रहे हैं। क्योंकि उनको जो वैल्यू सिस्टम है जो सोसाइटी ने दिया है वो सिविल सर्वेंट बनने का ही है, उनके लिए उससे बड़ा कोई सपना है नहीं। लेकिन जब मैं गुजरात के लोगों से मिलता हूँ, विशेष रूप से मारवाड़ी या सिख समुदाय के लोगों से मिलता हूँ, तो उनसे नौकरी की बात कर रहा हूँ, हंसने लगते हैं कि नौकरी क्यों करेंगे, धंधो करेंगे, धंधो अपना काम करेंगे भाई, अपना ही उद्यम करेंगे। सारा खेल वैल्यू सिस्टम का है। हम उस समाज के लोग हैं जहां ज्यादा पैसा कमाने का सम्मान ज्यादा नहीं है। आप कितना ही पैसा कमा लें, लोग आपको सम्मान देंगे नहीं जब तक आप उससे बड़ा कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन कई देश ऐसे हैं, कई समाज ऐसे हैं जहां पर धनी होना, सफल उद्यमी होना अपने आप में एक सक्सेस की निशानी है। मैं एक एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। मुझे एग्जाम्पल देने की बहुत बीमारी है, उसी से बात समझाना आसान भी लगता है मुझे। मैं अभी करीब 12-13 दिन अमेरिका में रहा। मैं 5 विश्वविद्यालयों में गया सिर्फ उनका सिस्टम समझने के लिए। उनमें से 2 में मुझे निमंत्रण था, 3 में मैं बिना बुलाए पहुंच गया कि मैं देखना चाहता हूं कि कैसे आप लोग काम करते हैं। तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेसर से परिचय था, तो उनके साथ मैंने पूरा विश्वविद्यालय देखा, समझा, कुछ बच्चों से मिला, उनके सपने पूछे, उनके पढ़ने का तरीका पूछा, प्रोफेसर से पढ़ाने का तरीका पूछा। पर्पज़ ये था कि कल को अगर मैं कोई विश्वविद्यालय शुरू करूं, जो कि मेरा एक सपना है, तो मेरे पास एक टेम्पलेट हो या कई टेम्पलेट्स हों कि एक अच्छा विश्वविद्यालय कैसा होता है और बच्चों की पूरी ग्रूमिंग का तरीका क्या होना चाहिए। तो उन्होंने सब मुझे बताया। मैंने वहाँ जो बिजनेस पढ़ रहे थे, 1-2 बच्चे जिन्होंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा हुआ था मास्टर्स लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, और मैं अच्छे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यूटी ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ, मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉस स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर पढ़ना किसी के लिए बहुत बड़ा सपना हो सकता है। वहाँ जिन लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई की, उनसे मैंने खूब बातें की, 1-1, 2-2 घंटे बात की, और अंत में एक कठोर सवाल पूछा। मैंने कहा 2 बातें बताना सीधे सीधे। एक तो ये कि यहाँ से पढ़ने के बाद क्या पैकेज मिलेगा तुम्हें। वो थोड़ा चौंक जाते थे कि कितना सीधा सवाल पूछ लिया। मैंने कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता तो हो कि यहाँ आप आए तो उसका फ़ायदा है कि नहीं है। तो उनमें से कुछ ने, मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी का मामला भी है, 1-2 लोग जो मास्टर्स में काफ़ी अच्छे लेवल पर थे, पूरी स्कॉलरशिप पर गए हुए थे, उन्होंने बताया कि सर हमने जो यहाँ खर्च किया है, मतलब जो बिना फेलोशिप वाले लोग खर्च करते हैं, वो करीब भारतीय करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच का खर्चा हो जाता है 2 साल की पढ़ाई करने का। स्कॉलरशिप है तो अलग बात है, नहीं तो इतना खर्चा हो जाता है। तो मैंने कहा उसके बाद होगा क्या? बोले सर हम जो डिग्री कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उतरेंगे बाज़ार में तो हम मान के चलते हैं कि हमें 1-8 साल के अंदर अंदर 2 लाख USD का एनुअल पैकेज मिल जाएगा, जिसका मतलब वही 1.5 से 1.6 CR के आसपास का पैकेज मिल जाएगा। और हमारे खर्चे हैं, लोन है थोड़ा थोड़ा, वो सब हम 3 साल में चुका देंगे, क्योंकि खर्चा भी वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन हम साल में 60-70 लाख रुपए बचा लेंगे, 3 साल में सारा लोन चुका देंगे, तो 2 साल की पढ़ाई का बोझ 3 साल में उतरेगा। उसके बाद हम लगभग $2 लाख हर साल कमाएंगे और लगभग $1 लाख साल का बचा लेंगे, जो कि भारत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आय का मामला है। तो वैसे हम बहुत खुश यहाँ नहीं हैं क्योंकि सोशल लाइफ वैसी नहीं है हमारी, बट स्टिल फाइनेंशियली वी विल बी सो गुड दैट वी कैन बी हैप्पी ऑन दैट ग्राउंड। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा वाह क्या बात है, आप खूब सफल हों, अच्छे उद्यम करें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है, बाद में 2 लाख से बढ़ के 2.25 होगा, 2.5 होगा। मैंने कहा सीधे बताओ कि 20 साल बाद कितना होगा? काफ़ी सोच के बोले कि सर जो 2-3% लोग हैं सबसे शानदार, वो 20 साल बाद शायद $3 लाख के आसपास भी आ जाएंगे, 2.5 करोड़ कमा लेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो भारत का हर बच्चा वहाँ जाके करोड़पति हो जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। सारा मैं खर्च तो ना करेगा, यहाँ भी तो भेजेगा वापस करके, तो रेमिटेंसेस हमारे पास आएंगी, तो हम इस बात से खुश हो सकते हैं। फिर कल मैं न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ से जब मैंने टैक्सी पकड़ी JF कैनेडी एयरपोर्ट के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं जब टैक्सी में जाता हूँ तो जो टैक्सी ड्राइवर है उससे खूब गप्पे मारता हूँ आधा 1 घंटा, वो पक जाता है मुझसे बात करते करते। तो मैंने उसको पकड़ लिया,
ये जो बच्चा था, अच्छा अमेरिका में टैक्सी चलाने वाला आपको अमेरिकन तो आमतौर पर नहीं ही मिलेगा, 10 में से 1 मिलेगा, बाकी 9 विदेशों के लोग मिलेंगे जो ग्रीन कार्ड पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं और अपनी रोजी रोटी वहाँ कमा रहे हैं। लेबनान के मिलेंगे, कुवैत के मिलेंगे, और जो मुझे कल मिला काजिकिस्तान का, हाँ काजिकिस्तान का मिला, ताजिकिस्तान का सॉरी मिला। प्यारा सा बच्चा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, अच्छा सा नाम था पर मुझे याद नहीं है क्योंकि नाम कुछ अलग किस्म का था। अगर आपको बहुत शौक है तो मैंने नाम नोट कर लिया था, मैं नोट कर लेता हूँ खटाक से, ताकि मैं बाद में केस स्टडी की तरह उसे कहीं कोट कर सकूं, क्योंकि मेरा काम ही ये है कोट करना जगह जगह जाके। तो मैंने देखिए, मैंने एक नोट बना रखा है, टेकअवेज ऑफ यूएसए ट्रिप 2023। उसमें जो आखिरी स्टडी है वो है टैक्सी टू JFK एयरपोर्ट। उसका नाम था गाई राटी, 23 साल का बच्चा था, ताजिकिस्तान से। मैंने उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ताजिक भाषा आती थी जो मुझे नहीं आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि इशारों की भाषा में काम चलता है फिर थोड़ी देर के बाद तो, और इशारों की भाषा यूनिवर्सल है। और अंग्रेज़ी इतनी उसको आ गई थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता था ना, बाकी तो आता ही था, आई गो ताजिकिस्तान ईयर, तो इतना बात समझ में आ गया था कि साल में एक बार जाता है। तो इस तरह से सिंटेक्स के बिना जो भाषा काम करती है उस भाषा में काम चल रहा था। तो मैंने पहले उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने घूर के देखा, मैं कहा नेम, वो समझ गया नेम पूछ रहा है, तो उससे बताया गाई राटी। फिर मैंने कहा एज, तो उसने कहा 23 ईयर्स। भारत में फूफा लोग इतना करने के बाद तो रिश्ता तय कर लेते हैं, तो उसके चेहरे पर भी ये भाव था कि क्या ये रिश्ता तय करने वाला है। तो मैंने उससे कहा नहीं मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। फिर मैंने कहा गाई राटी कब से हो अमेरिका में? उसने कहा 1 ईयर। तो मैंने कहा वीज़ा कैसे मिला? बोला ग्रीन कार्ड। तो मुझे ध्यान आया कि ग्रीन कार्ड के मामले में डाइवर्सिटी पॉलिसी काम करती है, हर देश से कुछ लोगों को मिलता है, तो उसमें उसको मिल गया होगा। तो मैंने बहुत सहानुभूति के भाव से पूछा, मैंने गाई राटी कितना कमा लेते हो यार? मुझे लगा बोलेगा बहुत कम कमाता हूँ, इस भाव से थोड़ी सी टिप मिल जाए अंत में, और मैं उसको बहुत खुश होकर $10 की टिप दूंगा और एहसान कर दूंगा अंत में, मुझे भी खुशी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट $400 to $500 एवरी डे। अच्छा, भारत का आदमी सीधे 80 से गुणा करता है वहाँ जाके, जो भी फिगर सुनता है खटाक से गुणा करता है। मैं घबरा गया, भाई ये तो बहुत ज़्यादा कमा लेता है, इसका मतलब तो बहुत ही ज़्यादा कमा लेता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा हाउ मैनी डेज इन ए वीक यू वर्क, क्योंकि वहाँ सब 5 दिन काम करे, 2 दिन मस्ती करते हैं। बोले ऑल 7 days, क्योंकि मस्ती तो वहाँ के लोग करते हैं ना, बाहर से जाते हो तो भविष्य में मस्ती करने के मूड में होते हैं, अभी मेहनत करते हैं। फिर वो समझ गया कि मेरी इनकम काउंट करना चाह रहा है, तो उससे खुद ही बोला ऑन एवरेज आई अर्न $12,000 to $14,000 पर मंथ। फिर मैंने 80 से गुणा कर दिया खटाक से, तो मैं समझ गया कि ये महीने के 10 से 12 लाख कमा लेता है। तो मैंने उससे फिर पूछा दिस इज योर रेवेन्यू और दिस इज योर सेविंग? भाई आप तो कॉमर्स के लोग जानते हैं, रेवेन्यू अलग है, सेविंग अलग है। नेट इनकम है कि ग्रॉस इनकम है, उसी में सारा खेल हो जाता है, और वैल्यूएशन की दुनिया इसी खेल पे चल रही है कि कुछ का कुछ बोल के वैल्यूएशन करवा लेना है। तो उसने कहा दिस इज माई सेविंग। अब मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो 10 से 12 लाख महीने का कमा रहा था, और उसको 12 से गुणा करूँगा तो 1,20,00,000 से 1,44,00,000 हो जाएगा साल का, जो कि 2 साल की MBA करने के बाद 3 साल लोन चुकाने के बाद भी लगभग उतना हो रहा था। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, MBA वाले लोग है ना, आप लोग कॉमर्स की दुनिया में पढ़ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के रुझान क्या हैं। तो मैंने बड़ा हौसला मन में रख के सोचा कि कहीं तो MBA वालों को ऊपर उठाऊं। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हारी इनकम आगे बढ़ेगी नहीं इससे ज़्यादा, यू हैव ए स्टेबल इनकम, बट इफ़ यू हैड बीन इन सर्विस यू वुड हैव ग्रोन फास्टर, यू वुड हैव गॉट इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर। मतलब ये बात समझाने में 1 घंटा लग गया, तोड़ के सेंटेंस बोलने पड़ रहे थे। तो उसने कहा नो, आई एम बाइंग 2 more टैक्सीज। तो मैंने कहा भाई अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की परमिशन तो मेरी नहीं है कि तुम 2 टैक्सी लेके चला दोगे बिना ड्राइवर के, ऐसे कैसे होगा, तुम कितनी चला लोगे? पर नो, आई विल गेट 2 ड्राइवर्स फ्रॉम ताजिकिस्तान
and the per hour minimum wages is $10 to $12, तो मैं उनसे दिन में 10 घंटे काम करवाऊंगा, $120 उनको दूंगा, और मैं एक टैक्सी से 400-500 कमा लेता हूँ, 120 दे दूंगा, तो भी मेरे पास मतलब 350 की एवरेज एक कार से बचेगी। 2 से 700 7 दिन चलाएंगे तो मोटा मोटा मान के चलिए कि मामला बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने टिप दी नहीं उसको। मुझे चिंता थी कि जब मैं उतरूंगा कहीं वो मुझे टिप ना दे दे थोड़ी सी कि भाई आपने इतना पूछा, थोड़ा आप चिंतित हो गए होंगे, अगर आपको टिप चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। और मज़े की बात क्या बोला, साथ में पढ़ाई भी करता है वो, इस सब के साथ साथ वो ऑनलाइन या हाइब्रिड करके कुछ पढ़ाई भी करता है साथ साथ। तो मुझे लगा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए सही केस स्टडी मिल गई मुझे, क्योंकि यहाँ बिजनेस कॉन्क्लेव में तो ऐसी बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को केवल 10 मिनट में सार इस एनेक्डोट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है ना, जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, ये मतलब होता है ना। जिंदा, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज युवा हैं और अभी आपकी सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं ऊर्जा से। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वालों की ज़रूरत है, और हम अपने 5000 साल के इतिहास में पहली बार उस दौर में हैं जहाँ स्टार्टअप करने वालों को इज्जत मिल रही है, वरना यहाँ इज्जत नहीं होती है। अभी जो सरकारें हैं हमारे पास, सेंटर में भी, कुछ स्टेट्स में भी, और किसी मामले में आप उनसे सहमत हों, असहमत हों, समर्थन करें, विरोध करें, इस मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने पहली बार स्टार्टअप करने को इज्जत वाला काम बना दिया है। और यदि ऐसा बना ही दिया है, और फिर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स जिन लोगों ने बिजनेस को इतना ध्यान से समझा है, उसकी बारीकियां समझी हैं, वो उसके बिना अगर वो भी नौकरी ढूंढते रहेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कुछ साल नौकरी करना ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप ज़िंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, कीजिए नौकरी। नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। पर यदि कुछ बड़ा सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे सकें, तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है। उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं हैं। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया, हमें प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती है, प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम है। वो तो हमने शहरों में, गांवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा ज़िंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पर नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम पे टिका है। जो भी आप में से अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नज़र में वही एंटरप्रेन्योर है, वही उद्यमी है। और जोखिम केवल पैसे के लिए नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जोखिम महात्मा गांधी ने भी लिया, अंबेडकर साहब ने भी लिया, दोनों शानदार वकील थे। डॉक्टर अंबेडकर, मैं परसों कोलंबिया विश्वविद्यालय में गया जहाँ से उन्होंने पीएचडी की, एक पीएचडी की, लंदन स्कूल से दूसरी 3 पीएचडी की उन्होंने। इन लोगों ने अपने अपने सफल करियर को दांव पर लगा के जोखिम लिया कि देश को एक अच्छा राजनीतिक और सामाजिक मंच मिल सके। ये सोशल एंटरप्राइज है, पॉलिटिकल एंटरप्राइज है। कबीरदास हों, गुरु नानक हों, या महात्मा बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, इन सब ने अपने अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। ये सब उद्यमी लोग हैं। कोई स्पिरिचुअल एंटरप्राइज करता है, कोई सोशल एंटरप्राइज करता है। आप बिजनेस एंटरप्राइज वाले लोग हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा
कि बिजनेस में पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको ज़िंदा रखेगा, वही आपके उद्यम को चला पाएगा। लेकिन कोई भी उद्यम जो सिर्फ पैसा कमाता है वो समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आखिरी बात आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर अपने जीवन को एक ठीक दिशा देनी है तो सिर्फ एक काम कीजिए। बहुत बुरा लगेगा, पर मुझे ये सलाह मेरे एक मित्र ने दी थी, मैं आपको दे देता हूँ। आज घर जाके अपनी ओबिचुअरी लिखिए। ओबिचुअरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद अखबार में जो छपता है उसके बारे में, कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला फला की मृत्यु इस तारीख को इस वजह से हो गई है। उसके बाद की 4 लाइनें आप अपने बारे में क्या चाहते हैं लिख लीजिए, उसे बनाइए विजन स्टेटमेंट। वो लाइनें कई तरह की हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में खूब पैसा कमाया, इसने गुटखा बनाने वाली कंपनी बनाई, इसने अरबों रुपए कमाए और इसकी वजह से कई लाख लोग कैंसर से मरे, पर पैसा खूब कमाया। दूसरा ये हो सकता है कि ये व्यक्ति चाहता तो अरबों रुपए कमा सकता था, पर इसने लाखों ही कमाए और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाई जो समाज को और बेहतर बना सकती है। ये चाहता तो डीजल की कार बना के खूब पैसा कमा सकता था, तेल के कुएं खोद के खूब पैसा कमा सकता था, पर इसने सोलर पैनल्स में अपनी ऊर्जा लगाई, क्योंकि उसे चिंता थी कि मेरे साथ साथ इस समाज का भी भला होना चाहिए। तो जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, स्टार्टअप की दुनिया के भविष्य हैं। कुछ बड़ा कीजिए और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस तक सीमित हो। जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है, वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज के लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया। मतलब देख के आपको कई लोग खून के आंसू रोते हैं देख के परचेज ऑर्डर सरकार के। ये हालत है कि अगर कोई वस्तु सामान्य बाजार में 10 रुपए की है तो सरकार आमतौर पर उस वस्तु को खरीद रही होती है 30 से 40 रुपए में। ये स्थिति है। अब दूर का एग्जाम्पल मत लीजिए, अभी एमपी लेड फंड से, मैं जहाँ रहता हूँ वहां की सोसाइटी के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने एमपी को बुलाया। हमारे एमपी कौन है? रिंकिया के पापा मनोज तिवारी। हाँ भाई, तो वो आए, सबने उनसे कहा कि भाई अब आप हैं, फंड है तो कुछ लगाओ हमारे ऊपर भी। तो उन्होंने बताओ क्या लगाना है? तो लोगों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगवा दीजिए। बड़े कितने बड़े, जितने आप लगवा सकते लगवा दीजिए, प्राइवेसी से किसी को मतलब नहीं है, जितने लगवा दो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, बस चोरी ना हो, डकैती ना हो। ठीक है, लगवा देते हैं। तो ऑर्डर पास हुआ, कैमरे लग भी गए, इलेक्शन पास है तो तुरंत सारा काम हो गया, तो हो गए। फिर बुला लिया विधायक को, विधायक से कहा तुम भी लगवा दो, तो उसने कहा हमें लगवा देते हैं, थोड़े कैमरे और आ गए। अब कैमरे को तनाव है कि हम कौन से वाले, एमपी वाले के एमएलए वाले कैमरे हैं, तो ये भी तो तनाव है ना कि कौन सा कैमरा कौन से फंड से आया, ये तनाव है। और जब उसका परचेज ऑर्डर, मतलब संयोग से नजर पड़ी मेरी भी, जो फाइल आई, तो जो कैमरा मार्केट में सीसीटीवी वाला आराम से मिल जाता है 1000 से 2000 रुपए का। आजकल अच्छे अच्छे सीसीटीवी कैमरे जिसमें किसी वायर की जरूरत ही नहीं है, वेब कैमरा होता है, आप कहीं उसे चिपका दीजिए, बैटरी से चल रहा है, रिकॉर्डिंग उसके अंदर हो रही है, और एक आपने उसमें लिंक दे रखा है, उसके अंदर वो सारा का सारा जो फुटेज है उस लिंक पे शेयर करता जा रहा है। आप दुनिया में कहीं भी बैठे अपने फोन पे देखते रहिए, उसके अंदर सेव करने की कोई जरूरत ही नहीं, डीवीआर नाम की चीज ही वहां पर नहीं है, सिंगल कैमरा है, उसके अंदर सारा जो डेटा है सारा शिफ्ट हो रहा है सीधे सीधे। मुश्किल से 2000 का वो कैमरा आ जाता है। जो सबसे अच्छे कैमरे हैं, मतलब डोमेस्टिक यूज में उनकी बात कर रहा हूँ, उस लेवल के कैमरे जब सरकार खरीदती है उनकी कीमत होती है 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, ऐसी कीमत होती है। इतनी बड़ी संगठित व्यवस्था इसमें काम करती है। सबसे पहले सरकार अनाउंस करती है कि हमारे एमपी लेड्स या एमएलए लेड्स वाले फंड का यूज करने के लिए सिर्फ ये वेंडर्स अधिकृत हैं। यानी एमपी या एमएलए जब भी फंड अपना साइन करेगा ना, जैसे सीसीटीवी का है, तो पूरी दिल्ली में केवल 3 लोग हैं, 3 कंपनी है जिनसे सीसीटीवी खरीदे जा सकते हैं।
कोई कंडीशन है? जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर के वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन है। 1000 है कि 500 करोड़ है कुछ। अब उसमें आते ही 2-3 लोग हैं और वो तीनों मिलकर तय कर लेते हैं कि कीमत इससे नीचे रखेंगे नहीं हम लोग, और ओपन मार्केट में कीमत उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना कम मिल रही है, खुलेआम मिल रहा है, किसी भी दुकान में मिल रहा है। ये होता सरकारी परचेज में। कुछ नहीं करना है, सरकार का हर परचेज ऑर्डर पब्लिक डोमेन में रहे और जिस समाज में लगा है उस समाज के लोग उसको रिव्यू करें, और यदि वो अनाप शनाप है तो सरकार से बात करें, सरकार को कहें कि भाई इतने पैसे में आपने 20 कैमरे लगवाए, इतने में तो हम 150 कैमरे लगा लेते हैं, अब वो पैसा हमें 2 में लगवाते हैं कैमरे। तो ये जो है इसको लेके दिक्कत है। तो पहली बात, परचेज ऑर्डर्स पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। दूसरी बात है कि ये लोग ऑडिट कैसे करेंगे, इसमें सरकार की भूमिका भी चाहिए, ऐसे नहीं होगा, सरकार की भूमिका चाहिए। जैसे राजस्थान में एक प्रयोग हुआ था जिससे सूचना का अधिकार निकला, बाद में जन सुनवाई कार्यक्रम होता था। जन सुनवाई का मतलब था कि एनजीओ वगैरह के लोग कहीं खड़े हो गए मंच पे, जनता को बुला लिया और जनता से पूछा कि कौन कौन से विभाग में करप्शन होता है आप बताओ, और लोग आके अपनी कहानियां बताएं कि मैं उस विभाग में गया, ये ऑफिसर था, इसने मुझसे पैसे मांगे, और उसकी पूरी रिपोर्ट को पब्लिश कर देना, मतलब इंटरनेट पे, मीडिया पे, किसी भी तरह से। इससे सरकारी अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर दबाव पड़ने लगा। फिर ये लोग क्या करते थे कि जिस विभाग के बारे में शिकायतें आती थी उस विभाग के मुखिया को बोलते थे कि आप आगे अपना पक्ष रखिए, जनता शिकायत कर रही है। धीरे धीरे ये स्थिति होगी कि जन सुनवाई पुलिस पे है मान लीजिए, तो लोग आएंगे पुलिस से शिकायत करने के लिए और वहां पुलिस का अधिकारी होगा जवाब देने के लिए। कितना बड़ी सिस्टम है। और यदि सरकार इसमें हेल्प करना शुरू कर दे, सरकार खुद ऐसा काम करने लगे, जैसे लोक अदालत अगर आपने पढ़ा हो सिस्टम, वो कुछ इस तरह का सिस्टम है जिसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो आते हैं एडीआर से, उनमें से एक सिस्टम है लोक अदालत का। तो ये लोग कैसे करेंगे, इसका एक तरीका तो ये है कि जो सरकार के परचेज ऑर्डर्स होते हैं या जो प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी है, प्रोक्योरमेंट का बेसिक मतलब है सरकार द्वारा कुछ भी खरीदना, वस्तु या सेवा खरीदने का जो विभाग है उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या डिवीजन, PROCUREMENT, प्रोक्योरमेंट शब्द चलता है, या परचेज डिपार्टमेंट बोलते हैं कहीं कहीं। तो जब भी वो कुछ खरीदते हैं ना, परचेज करते हैं, कुछ नहीं करना है। और सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर आपको ठीक करना हो तो सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली हर वस्तु के परचेज ऑर्डर्स को पब्लिक डोमेन में ले आइए, बस इतना ही करना है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो सरकार का, तो आपने देखा होगा कि वहां पर प्रोजेक्ट डिटेल से ही होती है कि यह प्रोजेक्ट इस विभाग के तहत चल रहा है, पूरा होने की तिथि, इसकी लागत क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, वो सब बातें लिखी होती है। तो कोई भी पब्लिक मनी से चलने वाला प्रोजेक्ट अगर है तो उसकी डिटेल्स वहां ओपन में डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि समाज के लोग उस पर अपनी राय दे सकें, जरूरत पड़ने पर सरकार को उसका विरोध कर सके। ये बात कॉन्ट्रैक्ट्स में है, टेंडर्स में, जितने टेंडर्स हैं सारे के सारे अब क्या होने चाहिए, पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। वैसे अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये प्रोविजन कर दिया है। अब सेंटर के जितने भी टेंडर्स निकलते हैं वो सारे ई टेंडर्स हैं। केवल ई टेंडर का मतलब है वो टेंडर ओपन में निकलेगा ही नहीं, ऑनलाइन निकलेगा, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आएगी, ऑनलाइन ही लॉटरी होगी, वही फैसला हो जाएगा। तो इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट 0 के आसपास है। इसके बाद भी कहने वाले कहते हैं कुछ मात्रा में भ्रष्टाचार हो जाता है, लेकिन हाँ अब वैसा नहीं है जैसा पहले होता था, उसकी तुलना में काफी कम है, और ये अच्छी बात है। जी बोलिए। I hope you understand what money laundering is. Laundry is where we clean the clothes. हंसने की बात थी इसमें, मैं कई बार घबरा जाता हूँ क्यों हंसते हैं। लॉन्ड्री इज ए प्लेस वेयर वी कैन क्लीन द क्लोथ्स, इसमें क्या हंसने की बात थी। ये कह रहे मैं तो हंसा ही नहीं है बोल के हंस पड़े जोर से, क्या बात है। तो एनजीओ में ये खूब चलता है मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस। कैसे होता है जानते हैं, थोड़ा बहुत मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस जानते हैं। वैसे आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे जान ही जाएंगे। आई कैन टेल यू वन एग्जाम्पल कैसे होता है। जैसे एक्स एनजीओ है, इसने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग इसको मिली वाई कंपनी से। इन जनरल नो कंपनी इज विलिंग टू गिव एनीथिंग इन चैरिटी और डोनेशन, दिस इज अ फैक्ट। बहुत कम लोग हैं जो
बाई चॉइस चैरिटी करते हैं। Let us assume there is a company who has the profit of 10,000 crore rupees in one financial year, big company. So it has to spend 100 crore rupees in CSR. तो उसने सोचा हम कैसे करेंगे, उसने एक्स एनजीओ से कहा भैया ऐसा है, बताओ कितना कितना चलता है। उसने कहा जी 70-30। 70-30 का मतलब ये हुआ मोटा मोटा, we will give you 100 crore rupees in check and you will return us 70 crore rupees in cash. 30 करोड़ आपका, 70 कैश में वापस। और या फिर हम आपको 100 करोड़ देंगे, इसके बदले आप हमें 150 करोड़ के ऑर्डर्स देंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट 90 करोड़ का होगा। Such kind of these activities. बट दिस इज प्योर मनी लॉन्ड्रिंग, कैश में लेके चेक से दे देना। अब ये कैसे मैनेज करेंगे? 100 या 70 दे दिया, मैनेज कैसे करें? 30 ही बचा, दिखाना भी है कि हमने क्या क्या किया, रिपोर्ट्स बनानी है। तो एक्स वाले क्या करेंगे, 100 यहां से आएगा, 100 यहां से आएगा, 100 यहां से आएगा, 100 यहां से आएगा, सबको 70-70 वापस कर दिया। अब क्या होगा, एक इवेंट होगा। When NGOs organize events, कभी ध्यान से देखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल NGOs, कुछ की बात करूं जो अफगानिस्तान में है। दिस हैज नथिंग टू डू विद इंडियन NGOs। तो मैंने एक बार देखा, मुझे बड़ा मजा आया, सीन देख के इतना आनंद आया, वाह क्या तरीका है। इतनी ताकत लगाई होती पढ़ने लिखने में तो कमाल हो जाता। क्या करते हैं कि जैसे 500 बच्चों को बुलाया है, उनको स्कूल बैग्स वगैरह देने हैं, तो 7-8 बैनर्स बने होते हैं कि दिस कंपनी सोशल वेंचर, ये फलाना ढिकाना स्कूल बैग का वितरण होगा। एक बैनर है, ऐसे 8 बैनर अलग अलग कंपनी के नाम से बने हुए हैं, अलग अलग कलर में। 500 बच्चे आए, लैपटॉप देंगे, 500 लैपटॉप देंगे, 1-1 लाख का लैपटॉप, 5 करोड़ रुपए। तो पहले एक बैनर लगाया, 50 बच्चों को बुलाया, उनको लैपटॉप दिया, पीछे रिकॉर्डिंग हो गई, फिर बैनर चेंज, दूसरा बैनर, फिर 50, बैनर चेंज, और 8 कंपनियों के अकाउंट में 500 लैपटॉप दिखा दिए। ठीक, और वीडियो है, पूरा फोटो है, वीडियो है, पूरा प्रूफ है। और बच्चे लैपटॉप लेके खुश हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनसे वापस लेते जा रहे हैं। लैपटॉप लिए, कुल्फी दी लो बेटा। वो लैपटॉप किराए पे थे, वापस चले गए। And we have documented evidence that we have distributed 500 laptops, whereas we have not distributed even a single laptop. And the records for 8 companies have been created with use of different banners and videos and photographs. वो भी क्या करे, जब 100 मिले 70 चला गया वापस, 30 में ही सारा काम चलाना है, फिर वही सब होता है। दिस इज हाउ मनी लॉन्ड्रिंग टेक्स प्लेस, सच एक्टिविटीज। लेकिन जिस दिन आप IAS बनेंगे उसके बाद से नहीं होगा। हम बोलेंगे वंस अपॉन ए टाइम इट यूज्ड टू हैपन इन द कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बट नाउ इट डजंट हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है, 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अब ये भी हुआ है। तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है। आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी अभी उससे निकले होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट एज इज दिस 16, 18, 19। इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज़्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है। पेरेंट्स दुश्मन नज़र आते हैं इस उम्र में। पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब खराब बात बोलते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है। सबको आता है, आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में, एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है।
जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद। ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज ए नॉर्मल थिंग। आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूँ। खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफ़ी है। बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूँगा, ऐसा मत करना, एक ही बार में कर लो। और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं, हालांकि वो बता देता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वट एवर परसेंटेज ही गेट्स। एंड वी ऑल्सो हैव ए डॉटर, आई एम नॉट द बायोलॉजिकल फादर, शी इज़ ए रिलेटिव्स डॉटर, सो शी लिव्स विद अस। हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज क्या है, ना हम पूछते हैं, ना हमारा इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बींग्स बन जाए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से देखा है। और मैं एक बहुत ही ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला। पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का उसके लिए साल क्यों ख़राब करूँ। तो जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उसमें। और दूसरी बात, ओवर द ईयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम ज़िंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कभी थीटा वीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी, आज तक यूज़ नहीं किया मैंने थीटा, कहाँ थी यूज़ करूँ, काम ही नहीं आया। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूँ वहाँ का नक्शा देख लेता हूँ और बचपन वाला याद भी नहीं आता, फिर से देखना पड़ता है। सीधी सी बात है। तो मैंने फील किया कि ज़्यादातर चीज़ें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है वो ज़िंदगी में बहुत काम नहीं आती। जो काम आता है वो और चीज़ें, मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा आपसे। लेकिन मेरी चिंता एज ए पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभग 50 साल का हूँ, तो आप मेरे लिए लगभग उसी रोल में हैं कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स से बड़ी नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात। तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, वो शायद यहाँ सीएम साहब की बात सुन लेगा। तो दूसरों की बात सुनना आसान होता है, अपने पेरेंट्स की बात सुनना मुश्किल होता है। तो आप सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूज़िक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूज़िक के उस्ताद थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, हर चीज़ में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूज़िक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूज़िक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे ज़िंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या, डेवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है?
बोले सच में नहीं पता? मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है, उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स की आदत, ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने के, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहाँ अब ड्रग्स बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहाँ भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो। और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भाई, आप पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ, एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। तो इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल रियल आदमी का एग्जांपल देता हूँ, विदाउट यूजिंग हिज नेम, देन यू विल अंडरस्टैंड। अफगानिस्तान का हाल है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ए पॉलिटिशियन फ्रॉम अफगानिस्तान who happens to be my friend, क्योंकि मैं रह चुका अफगानिस्तान में लंबे समय तक, so I have many friends there। तो एग्जांपल मैं आपको 2 लोगों का दे रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल लोग हैं, आप उनको जानते भी नहीं है, तो नाम छिपाना क्या बताना क्या, आप कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। आई नो वन पॉलिटिशियन who happens to be a very good friend of mine but not a good politician। और सोच के देखिए कि कोई ऐसा एमएलए एमपी आपको दिखे जो बाइक पे घूमता हो, कार भी ना हो, और बाइक भी अपनी नहीं, पार्टी के वर्कर्स हैं, कभी इसकी बाइक कभी उसकी बाइक, कोई काम है चले गए, किसी के पास भी चले गए,
किसी झुग्गी वाले इलाके में गए, वहीं रुक गए, रात भर काम करते रहे लोगों के साथ. Such a man, having completed many years in politics, doesn't even own a scooter or a bike. Such kind of man. But still not a good politician. लोग उसके पास आएंगे कि सर ये काम है, हाँ हाँ करेंगे ना, हाँ करते हैं, बैठो बैठो बैठो, एप्लीकेशन तो अभी करते हैं. He will try his best, but he won't be able to get any work done for the public. क्योंकि सरकार के लोग भी जानते हैं कि इतना ईमानदार आदमी है, ना लेगा ना देगा. जब लेगा ही नहीं लोगों से पैसे, हमें क्या देगा ये? तो सरकार के लोग भी क्या करते हैं, हाँ सर हाँ करेंगे सर, थोड़ा मुश्किल है सर, करेंगे सर, 1 महीने बाद करेंगे. एंड फाइनली द रिजल्ट इज 0/0. Even after being so ethical, he is not a smart person. And people who are very ethical but not smart will not be able to provide a good governance. क्योंकि आम इंसान को अल्टीमेटली क्या चाहिए, आपका एथिक्स या रिजल्ट? एथिक्स तो एक दूसरे में अच्छा लगता है, अच्छा बड़े ईमानदार, अच्छा बाइक पे जाते हैं, क्या बात है, पर काम नहीं करवा पाते. फिर ये होता है, काम नहीं होता हमारा. एंड ऑन द अपोजिट साइड यू विल फाइंड सम पीपल. आई नो वन मोर friend of mine who is in politics, so efficient, so smart. उसके इलाके में लोग उसको भगवान समझते हैं. हर घर का काम करवा रखे कुछ ना कुछ. किसी को कोई दिक्कत हो उसको फोन कर तो खटक से काम हो जाएगा. हर चीज का रेट फिक्स है. सच ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम. कोई ज्यादा पैसे मांग ही नहीं सकता, फिक्स है एकदम. तुम्हें प्लॉट पे कब्जा करना इतना पैसा, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इतना पैसा देना है. And he has channelized corruption in such a beautiful way. Yes, I'm telling you how. तो वो जिस इलाके में पब्लिक ऑफिस में है, मैं जानबूझ के एमएलए एमपी दोनों बोल रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं कौन है. तो वो जिस इलाके में है पब्लिक ऑफिस में, वहां क्या दिक्कत थी? इलीगल कॉलोनीज डेवलप होती थी, लोग घर बनाते थे, प्लॉट पे कब्जा कर लिया या खरीद लिया किसी से प्लॉट. प्लॉट कौन सा? एग्रीकल्चरल लैंड है, किसी ने कब्जा किया, बनाया, ऐसे चल रहा है काम. द अथॉरिटी हैज नॉट अप्रूव्ड द रेजिडेंशियल यूज ऑफ द लैंड. तो क्या होता था कि आपने एक जमीन खरीदी वहां, फिर प्लॉट्स काटे, लोगों को दिया. अब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लोग आएंगे, म्यूनिसिपैलिटी वाले आएंगे, बिजली वाले आएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले आएंगे, सब कागज लेके आते हैं कि बंद करेंगे, इसको तोड़ेंगे. फिर पुलिस वाले तो अलग से ताक में रहते हैं, वो आ जाते हैं और पता भी नहीं किसको क्या देना है. पुलिस वाला कह रहा 5 लाख लगेंगे. इसको क्योंकि एमआरपी तो होता नहीं इन चीजों का, कि कहीं वेबसाइट पे देखिए क्या एमआरपी है पुलिस का, वो तो होता नहीं है. सो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. तो लोग बड़े परेशान रहते थे. इस एमएलए ने ऐसा काम किया, इसने सबको बुला लिया, पुलिस को बुलाया, पानी वालों को बुलाया, बिजली वालों को बुलाया, सबको बुलाया और बोला देखो ऐसा है, देयर शुड बी ए सिस्टम. सिस्टमिक अप्रोच पे काम करेंगे. ठीक है, मान लो 100 रुपए आए, उन 100 में से 40 मेरे, अब 60 बांटेंगे तुम सब में. देखो पुलिस तुम्हारे 20 हुए, ठीक, तुम्हारे 10, पानी वाले तुम्हारे 5 हुए, इतना ही काम करते हो तुम, ज्यादा करते भी नहीं. बिजली वाले तुम्हारे 7.5 रुपए हुए, ठीक है. फिर ये सारा हिसाब करूंगा मैं, मतलब मेरे लोग. अब से जब भी कोई प्लॉट बनेगा और अगर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका नंबर भेज दिया, आप में से कोई वहां नहीं जाएगा. ये सब भी खुश. इतना क्लियर कट सिस्टम, इतना क्लीन सिस्टम, without going to a place and without demanding for the bribe. If they are receiving bribes in such a beautiful way, why should they go? अब वो एमएलए भगवान है वहां पर. किसी को कुछ इलीगल काम करना है, उसके पास जाना कि सर ये है, कहता बाहर देखो रेट लिस्ट लिखी हुई है, कितना बन रहा रेट लिस्ट है, 3 लाख बन रहा है, 3 लाख जमा करो इनके पास, नाम बताओ, एड्रेस बताओ, व्हाट्सएप पे भेज दिया. कोई जाएगा ही नहीं. वहां एक झंडा गाड़ दिया एमएलए साहब का. पहले करप्शन था, 3 की जगह 8-10 लाख लगते थे, अब 3 लाख लगते हैं. एंड नो डिपार्टमेंट डिस्टर्ब्स यू फ्रॉम डूइंग एन इलीगल वर्क. सच ए स्मार्ट एमपी और एमएलए व्हाटएवर. इज ही एथिकल? ये कह रहे हाँ एथिकल तो है. अरे भाई ये सब लिखते नहीं ऐसे एग्जाम में, है ना. अच्छा,
स्मार्टनेस ये होती है, आई नो हाउ टू गेट योर वर्क डन। तुम्हें क्या करना है, झील के ऊपर महल खड़ा करना है, करो ना यार, मैं करवाता हूं। गिरेगा तब देखेंगे, तुम बनाओ ना। When you find someone who is equally ethical and smart, very rare combination, that is a good administrator, and the system is good governance. So good governance is a system having ethical as well as smart component in the governance. कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए कोई आपसे पूछ सकता है कि ओके, इन दैट केस व्हाट इज एन एथिकल गवर्नेंस एंड व्हाट इज ए स्मार्ट गवर्नेंस। आप सोचने स्मार्ट होता क्या है तो बताया नहीं अब तक जो आप हैं। अच्छा, थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मुझे पता लगा कि ये फोन जो है इसका नाम स्मार्टफोन है, एथिकल फोन नहीं है। मैंने पूछा फोन वाले से, मैंने कैन आई कॉल इट एथिकल फोन? उसने कहा नहीं। मैं कैन आई कॉल इट गुड फोन? बोला नहीं। कैन आई कॉल इट स्मार्टफोन? बोले यस, इट इज स्मार्टफोन। तो मुझे समझ में आ गया स्मार्ट और गुड और एथिकल दे आर नॉट सिनोनिम्स, देयर हैज टू बी सम डिफरेंस, है ना। सो व्हाई इज द स्मार्टफोन ए स्मार्टफोन? इससे सिंपल सी वजह है कि बहुत एफिशिएंट है। इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि पहले के फोन के कंपैरिजन में आप 1000 काम कर सकते हैं। कपड़े धोना और खाना बनाना छोड़ के सारे काम ही कर देता है, बाकी कुछ भी करवा लो इससे। इट हैज बिकम माई अलार्म क्लॉक, इसी में अलार्म बज जाता है। बात करना तो एक छोटा फंक्शन है ही। आपको इंटरनेट पे जाना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कोई वेबसाइट देखनी है, वो सब भी होता है। विद द यूसेज ऑफ मेनी एप्स इट बिहेव्स लाइक योर असिस्टेंट। यू हैव टू मेक सम नोट्स, यू कैन मेक द नोट्स। यू हैव टू रिकॉर्ड एन ऑडियो और ए वीडियो, ये रिकॉर्डिंग भी करता है। कैमरा भी खत्म, टेप रिकॉर्डर भी खत्म। म्यूजिक सुनना, इट्स ए परफेक्ट म्यूजिक प्लेयर। सोनी वोनी सब खत्म, म्यूजिक भी इसी में बज गया। क्या आपको लगता है पैसे कमाना इजी है? हाँ, मेहनत का काम है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पैसे कमा लूंगा। क्या आपका एटीट्यूड पैसों को लेकर इस डायरेक्शन में है या हेलो एंड नमस्ते पेचेक प्रोज। मैं हूं मनीष आहूजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूं हर 4th, 14th और 24th तारीख को, और इस महीने मैं आपके साथ बात कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्रोबेबली मैंने आज तक जितने भी टॉपिक के बारे में बात किया है उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है माइंडसेट ऑफ मनी। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा था जो 4th जुलाई को मैंने पोस्ट किया था, उसे आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने देख लिया है वो वीडियो तो भी मेरी बात मानिए, एक बार के लिए पॉज करके उस वीडियो को वापस देख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक को समझना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को इंटरनलाइज करना और इसके बारे में सही तरह से सोचना, सही डायरेक्शन में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपका माइंडसेट पैसों को लेकर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसे समझना काफ़ी इजी है। क्या पैसों के बारे में सोचकर आपके फेस पे हमेशा एक स्माइल आती है कि आप टेंस्ड हो जाते हैं? क्या आप अपने पैसों के फ्यूचर के बारे में सोचकर उत्साहित होते हैं, या क्या आप नर्वस हो जाते हैं और एंग्जाइटी होने लगती है आपको? क्या आपको लगता है पैसे कमाना इजी है? हाँ, मेहनत का काम है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पैसे कमा लूंगा। क्या आपका एटीट्यूड पैसों को लेकर इस डायरेक्शन में है, या क्या आप हमेशा बेचैन रहते हैं पैसों को ग्रो करने के बारे में सोचकर, या कैसे और पैसा कमाया जाए इस टॉपिक को लेकर? पैसों की कमी कोई खास बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोग्रेस के पाथ पे हैं, जिनको और बहुत पैसे कमाना बाकी है। मैं भी उसी पाथ पे हूँ, बट उस टॉपिक को लेकर एंग्शियस होना, उस टॉपिक को लेकर नर्वस होना कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि आपका माइंडसेट पैसों को लेकर आज की तारीख में भी नेगेटिव है। अगर आपने इस वीडियो में पूछे गए पहले के सारे सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब भी अगर आपका नेगेटिव रहा है, तो आपका माइंडसेट पैसों को लेकर अब तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। लेकिन इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इसी कश्मकश में लगे हुए हैं। मैं खुद कुछ सालों पहले तक इसी नेगेटिव माइंडसेट का शिकार हुआ करता था। अगर आप चाहें तो आप अपने पैसों को लेकर नेगेटिव माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, और ये चैनल और ख़ास करके ये महीने का कंटेंट आपको इसी के लिए हेल्प करेगा। इनफैक्ट मेरा आने वाला वीडियो 24 जुलाई को बात करेगा कि अगर आपका माइंडसेट पैसों को लेकर नेगेटिव है तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं।
मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कीजिए। अगर आप किसी को भी जानते हैं जो पैसों को लेकर हमेशा टेंस्ड रहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वाला वीडियो पर्सनली शेयर कीजिए, क्योंकि मानो या ना मानो उस इंसान को इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़े परेशान हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे सुधार सकते हैं तो आप इसी चैनल के पहले वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने रियल एस्टेट, इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, सारे टॉपिक्स के बारे में कोई ना कोई वीडियोस पहले बनाए हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। मैं पर्सनली सारे मैसेजेस पढ़कर अगर किसी का भी मैं रिप्लाई दे सकूं या किसी के ऊपर वीडियो बनाना चाहूं तो मैं उसका जवाब आपको वीडियो के थ्रू दे दूंगा। डेट से छुटकारा पाने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो ये है कि हेलो एंड नमस्ते पेचेक प्रोज। मैं हूं मनीष आहूजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं 4th, 14th और 24th ऑफ एवरी मंथ को नए वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूं कि आप अपने पैसों को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने पेचेक के थ्रू कैसे ला सकते हैं और कैसे अपने ओवरऑल फाइनेंशियल कॉर्पस को अच्छे से मैनेज करके मेनटेन कर सकते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं या अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं तब आपको इनके नोटिफिकेशंस आ सके, क्योंकि ये सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे 10 दिन में अगर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 5 या 10 मिनट देंगे तो आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा ऐसी 5 बुरी आदतों के बारे में जो शायद आप कर रहे हों जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर इनमें से एक भी पॉइंट अगर आपको या आपके जीवन में किसी भी आपके लव्ड वन को अफेक्ट कर रही है तो उनकी जर्नी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ थोड़ी सी डिले हो जाएगी और इसे मैनेज करना रिलेटिवली बहुत आसान है। तो पहली चीज़ जो आपकी पूरी जर्नी को अफेक्ट कर रही है वो ये है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। मेरी बात मानिए दोस्तों, अगर आपके पास लाइफ या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है या आपके जितने भी को डिपेंडेंट्स हैं, जैसे जो भी लोग हैं जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, अगर उनके पास लाइफ या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज़ जल्द से जल्द अगर वो एप्लीकेबल हो तो उन्हें इंश्योरेंस दिलाइए। एक मेडिकल या हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आपको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से धक्का लगा सकता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। किसी ज़माने में मेरे पिताजी को 2.5 मंथ्स के लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, जिसमें से 2 महीने वो आईसीयू में थे। अगर हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता तो हमें फाइनेंशियली अच्छा खासा धक्का लग जाता, लेकिन क्योंकि हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस था हमारे लिए ये पूरा प्रोसेस उनके हॉस्पिटलाइजेशन का वो खर्चे का काफ़ी ईजी हो गया। अगर आपने पिछले 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में अगर कुछ भी नया नहीं सीखा है जिससे आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर लेके जा रहा है। अगर हम हर 6 महीने में नए कपड़े ले सकते हैं, अगर 1-1.5 साल में अपना नया फ़ोन ले सकते हैं, अगर 3-4 साल में या 5 साल में एक नई टीवी ले सकते हैं, तो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा सा पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा एफर्ट लीजिए, कोर्सेस कीजिए या बुक्स पढ़िए जिससे आपको पता चल सके कि आप अपना पैसा और कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो देखने से भी आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है, तो इसे देखते रहिए। तीसरी पॉइंट जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जा रही है वो ये है कि शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उधार या डेट हो। अब इसके पहले कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, मुझे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है। अगर आपके लाइफ में किसी भी तरीके का सर्कमस्टेंशियल डेट है, जो आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, और अगर आपको डेट लेना पड़ा, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उन लोगों के बारे में जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डेट है। आज की तारीख में ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड डेट के साथ जूझ रहे हैं, या जिन्होंने टीवीज़, वेकेशंस या ऐसी पता नहीं अन्य लाइफस्टाइल के खर्चे उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड पे या लोन पे किए हुए हैं। अगर आप ऐसे एक व्यूअर हैं, दर्शक हैं जो अपने एक्सपेंसेस के साथ थोड़े से इम्पल्सिव हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने लाइफ से डेट को जल्द से जल्द दूर कीजिए।
डेट से छुटकारा पाने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो ये है कि आप अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को बजट कीजिए। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उन 1000 रुपये को आप कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हो। बड़े से बड़ी कंपनियां हर एक पैसे का हिसाब रखती है। क्यों? ताकि वो बजट के हिसाब से अपना पैसा खर्च कर सके, मैनेज कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। अगर आप अपने हर खर्चे को, एक्सपेंस को मैनेज या बजट करोगे तो उससे आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को और इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज और मेंटेन कर पाओगे। पांचवी और आखिरी चीज़ जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जा रहा है या जिससे आप अपना पैसा अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें EMI पे खरीदते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मॉल गए हो, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में घुस गए और अगर आपको एक टीवी की ज़रूरत थी, आपका बजट था समझ लीजिए 30 या 40 हज़ार रुपये, लेकिन आपको एक 60 या 70 हज़ार रुपये की टीवी पसंद आ गई जो लो कॉस्ट या नो कॉस्ट EMI पे थी और आपने वो पूरी टीवी EMI पे खरीद ली। दोस्तों, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, मैं भी उसी कैटेगरी में था, लेकिन आज की तारीख में मेरा एक्सपेंस करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है और मैं आपको बता भी नहीं सकता उसका कितना फ़ायदा हुआ है मुझे। अपने सारे एक्सपेंसेस को बजट कीजिए, अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कीजिए, अननेसेसरी EMIs के झंझट में मत घुसिए क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है और ये आदतें आगे जाके बहुत ही महंगी पड़ती हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सोशल मीडिया के हर चैनल पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके वो अपना पैसा कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ वो कैसे बढ़ सकते हैं। आपके अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग। लेट्स टॉक अबाउट मनी। क्या 100 रुपये का नोट, उसकी वैल्यू एक कागज़ का टुकड़ा है? नहीं, क्योंकि हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि उसकी वैल्यू एक 100 रुपये की है। यही जो हमारी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, यही चीज़ उसे पैसा बनाती है। अगर यही शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग चली जाए तो वो बस एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है। यही चीज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अप्लाई होती है। इंटरनेशनल लेवल पर कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि दुश्मन, दोस्त, सॉवरेंटी, डेवलपमेंट ये सब फिक्स्ड नहीं होते हैं, दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। कोई भी कंट्री ऑटोमेटिकली दुश्मन नहीं बनती है, वो बनती है शेयर्ड परसेप्शंस, हिस्टोरिकल स्टोरीज और इंटरैक्शन से। एक सिंपल न्यूक्लियर वेपन के एग्जांपल से समझते हैं क्यों सेम न्यूक्लियर वेपन कुछ कंट्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल पावर का सिंबल बन जाता है और फिर बाकियों के लिए एक रोग स्टेट का सिंबल बन जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द न्यूक्लियर वेपन, इट इज़ अबाउट द शेयर्ड नॉर्म्स, अबाउट हु शुड हैव देम। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसे होने के बावजूद एक मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त आप पैसे को लेकर जो भी डिसीजन ले रहे होंगे वह कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक बेहतरीन मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक की समरी लेकर। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे मॉर्गन हसल ने लिखा है। इस किताब में आप ये पाएंगे कि यदि आप कुछ स्टेप्स को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको एट द एंड अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। ये लेसन्स सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए नहीं है या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनकी बहुत बड़ी हायर एजुकेशन है। इस किताब की सरलता यह है कि इसे कोई भी आम आदमी फॉलो कर सकता है और पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये किताब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बुक के ऑथर मॉर्गन एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव बार बार आता जाता था। वह एक जीनियस इंसान था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई और कुछ समय बाद उन्हें उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही बेहुदा था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा, जाओ इन्हें गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवा लाओ। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया
जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ओथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि वह आदमी कंगाल हो गया। इस कहानी के साथ मॉर्गन एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेट वर्थ 58 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेट वर्थ बना दिया कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। ओथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा, एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। मॉर्गन आगे और एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। एक सर्वे बताता है कि अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स के कॉम्बाइंड अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? न अमीर न मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहां पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमी के लिए रैशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ओथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है, हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वेकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ओथर बताते हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की शीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वह आपको क्रेजी लग सकता है। जो आप डिसीजन ले
वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। एक और कहानी का एग्जाम्पल देते हुए ऑथर बताते हैं कि बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेकसाइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलेन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वह लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेकसाइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त के इवंस की बात करते हैं। के इवंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है अगर के इवंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन के इवंस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। के इवंस स्कूल में ही एक माउंटेन एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और क्विंट इवंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं क्विंट इवंस लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स है, लेकिन यह कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए वह सब सही रहे, तभी आप सफल हुए, आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। इसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी रिजल्ट्स के पीछे। इनफ को समझने के लिए मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्सी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वह रहे। साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपए प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फैक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा।
उथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति। कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए। ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है, जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं। उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। क्या आप अमीर बनने के सपने देखते हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें? क्या आपको लगता है कि आपके मन की सोच और आदतें आपकी सफलता में बाधा बन रही हैं? सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके धन कमाने के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने वाला एक गाइड है। ये हमें सिखाती है कि अमीर लोग पैसा कमाने और संभालने के लिए अलग तरीके से सोचते और काम करते हैं। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदलकर जीवन में नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है अपनी सोच को मिलियनेयर माइंडसेट में बदलने का। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा की। सीक्रेट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली इस सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलियनियर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हो और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीजों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंज आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मिलियनियर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। ये है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मजा आता है और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं। अगर उसमें लिखा हो आज का लक खराब है, या फिर आपका सारा साल का लक खराब है, या पैसे की कमी है, या दुख का समाचार आएगा, ऐसे लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है कि सब कुछ बुरा होने वाला है, तो वह कर ही क्या सकते हैं। वह लोग जो सिर्फ मजे लेने के लिए ही भविष्यवाणी पढ़ते हैं, वे अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल है। कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं, ये सोचकर कि एक कागज के लॉटरी को खरोचने पर उनको खजाना मिल जाएगा। और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो सिर्फ मजे के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वे ही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे जरूरी काम में ही लगाते हैं, ये सोचने के बजाय कि एक दिन वे करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा होगा। सीक्रेट नंबर 2, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। जितनी बड़ी जरूरत उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते वह अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या यह कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ, पर क्या यह ज्यादा सक्सेस देता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज्यादा हो। इमेजिन कीजिए एक होटल का मालिक बनना और एक होटल का नेटवर्क होना। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों, पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बातें करते हैं बिजनेस के जगत की। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग। कुछ कोच एक दिन में एकद क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कुछ दिन में 10 लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं। इनमें से कौन से कोच हैं जो अमीर बनने के ज्यादा करीब हैं? जाहिर है वो जो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं। राइटिंग के लिए भी वही बात लागू होती है। अगर आप दूसरों से ज्यादा क्वालिटी काम देते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेर चुनने वाला बिजनेस भी ज्यादा प्रॉफिट देती है अगर वह ज्यादा बेर उगा सकते हैं। कुछ लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि वह ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे जितना उनके पास है उतने में ही रहते हैं। वो ज्यादा कमाना नहीं चाहते और इसीलिए गरीब ही रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज्यादा होती है, जिसके कारण उनको अंत में अच्छे चॉइस मिल सकते हैं। और वे लोग जिनकी इनकम कम होती है, बहुत संभावना है कि वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं। उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल के रास्ते में आते हैं, जबकि गरीब लोग काफी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं दिखाता? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि अमीर सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है। जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलते हैं और वे ज्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते, अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। ये हैं कुछ उदाहरण। इमेजिन कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है। आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहें कि कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट न मिल जाए। जब आप स्ट्रेस में सोचते रहें कि क्या करना है, आपके अपोजिट टीम के खिलाड़ी ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट ले लिया। आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता था। आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग जो इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं, बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए। सीक्रेट नंबर 4, रिच पीपल एसोसिएट विथ पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विथ नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। अमीर सक्सेसफुल लोग होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं जिसे दूसरा सक्सेसफुल आदमी बनाता है।
गरीब असफल और अनसक्सेसफुल होते हैं, जो दूसरों के सक्सेस को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। अमीरों के रोल मॉडल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वे भी सफल हो सके। उनके आइडल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट उन्हें इंस्पायर करते हैं, जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, वे कुछ न कुछ कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास उनसे ज्यादा हो तो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों को अपने जिंदगी से निकालना भी सीखना चाहिए। मैरी एक हाउसवाइफ हैं जो अपना एक सैलून खोलना चाहती हैं। वो अपने सपने को लेकर काफी पैशनेट है और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद पर से विश्वास कम हो जाता है। मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मेरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मेरी के कॉन्फिडेंस को ये कहकर कमजोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूजर है। वो अपनी पत्नी को भी खुद जैसा लूजर बनाना चाहता है, लेकिन मेरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है और वो मेरी से कहता है, बेवकूफ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक को चुनने के लिए कहता है। वो मेरी के ऊपर चिल्लाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है। आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वुमन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? आशा है कि आप वही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रही हूँ। टॉम जैसे नेगेटिव आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर टॉम भौंचक्का रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी चीजों को पैक किया और अपनी खुद की जिंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था। उसने नेगेटिव लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने आसपास रखने का फैसला किया। सीक्रेट नंबर 5, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा देखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम्स खुद से ज्यादा बड़ी दिखती हैं। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल पर ही ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम्स से जितनी जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आपको खुद को उससे भी बड़ा बनाना होगा। आपको ये पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आए पहली ही रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपके प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल बन जाएंगे और पीछे अपने अतीत को देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल है, मैट एक 27 साल का नौजवान है जो अपने कार एक्सेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दुख की बात यह है कि मैट के पास इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपनी दुकान अब भी नहीं खोल सकता। उसे बैंक से लोन लेने की जरूरत होगी, लेकिन मैट बहुत बेकरार है। उसके कॉलेज लोन का अभी भी उधार चल रहा है। उसे डर लगता है और समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक अच्छी जॉब ढूंढकर कुछ साल काम करके अपने उधार को चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया। उसे पता नहीं कि कैसे वो एक अच्छी जॉब ढूंढे।
वो कोशिश ही नहीं करता था। मैट को लगता है कि वो कुछ भी करे, उसकी किस्मत उसे धोखा देगी। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था और डिप्रेशन का शिकार बनने लगा। वो पीना शुरू कर देता है और अपने बचत के सारे पैसे शराब में गंवा देता है। और जब पैसे खत्म हो गए, मैट ने अपने भाई बहनों और दोस्तों से उधार लिए। अब उसका और भी ज्यादा उधार बढ़ गया और वो बहुत दुखी हो गया। अगर आप मैट जैसा नहीं बनना चाहते तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अपने डर को दूर करके सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है उनसे बड़े बनिए, अमीर लोगों की तरह सोचिए। सीक्रेट नंबर 6, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे अपने सेविंग को जोड़कर रखना है और फाइनेंशियली सफल होना है, जबकि गरीब लोग फालतू की चीजों में पैसे लगाकर उसे उड़ा देते हैं और उनके पास जीरो सेविंग्स रह जाती हैं या कभी उनका अकाउंट माइनस में भी चला जाता है। आप फाइनेंशियली आजाद तभी हो पाएंगे जब आपको अपनी कमाई को मैनेज करना आ जाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट की नई आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आप खुद को फाइनेंशियली डूबा हुआ पाएंगे। माँ नाम की एक औरत है, वो दिवालिया होते होते बच गई थी क्योंकि उसने बहुत सारे लोन ले लिए थे और उसके पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। एमा ने मिलियनेयर माइंड सेमिनार ज्वाइन किया ताकि उसे पता चले कि उसे ऐसी हालात में क्या करना चाहिए। ऑथर हार्व एकर ने एमा को सलाह दी कि वो अपने पैसों को अलग अलग बैंक में रख दे। वो $1 से शुरुआत करती है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। शुरू में ये बहुत बेकार लगा, पर जल्दी ही उसने डबल बचत करनी शुरू कर दी। 1 साल बाद एमा ने कुल मिलाकर $2000 अपने अलग अलग बैंकों में जुटा लिए थे। उसके बाद एमा को अपने पैसों को मैनेज करना आ गया। वो एक्स्ट्रा $10,000 बचा पाई। उसका अब कोई उधार नहीं बचा था। इस कहानी का सबक ये है कि आपको अभी से अपना काम शुरू करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना और क्या है। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम पैसों को भी मैनेज करना सीखना चाहिए। आप करोड़ों को कैसे मैनेज करेंगे अगर आप अपनी छोटी सी कमाई को मैनेज नहीं कर सकते तो? इस बदलाव की शुरुआत आज से ही करें और आप जल्दी ही अपने फाइनेंशियल सक्सेस को पालेंगे। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर और अगले चैप्टर में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास इन रायों को बदलने की और पैसों को लेकर ज्यादा पॉजिटिव और हेल्थी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ये आपका पहला कदम है। एक शख्स है स्टीफन जो साल में $8 लाख से ज्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए, बुरा नहीं है ना? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफन को नहीं पता कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। वो अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफन की माँ ने उसे ये यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी माँ के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी माँ सही है और उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जहां उसके पास सिर्फ आम जरूरतों के लिए ही पैसे हों और उससे ज्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टेफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी माँ कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफन मिलियनियर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है क्योंकि उसकी माँ के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और जरूरी नहीं कि उसे भी अपनी माँ के जैसे ही सोचना चाहिए। स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर
हवाई जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहां भेज दिया। अब स्टीफेन की मां को समझ आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरियादिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफेन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप पर इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है और आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने से बहुत शर्माते हैं और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है, क्योंकि बचपन की उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिससे यही बात साबित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स हैं जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती हैं और बहुत पैसे कमाती हैं। दुख की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलियनेयर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो जोसे को यह समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वहीं था जहां उसके माँ और पिताजी के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को जो याद है वो था उसके पिताजी के चेहरे का बदलता रंग और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके बाद उसके पिताजी वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जोसे अपने पिताजों को बचाना चाहती थी, पर वो तब एक छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात थी कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जोसे ने मानना शुरू किया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई, जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसे ही न बचे जिससे कोई दुख ही न आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात यह है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनेयर माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्थी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी जिंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। कंक्लूजन, इस बुक से आपने सीखा कि आपकी पैसों के बारे में जो भी राय बनी हुई है उसके लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं। आपने ये भी जाना कि आपके राय कभी भी बदले जा सकते हैं। दूसरे लोग और एक बार घटी घटनाओं के कारण पैसों के लिए आपके विचारों को नेगेटिव न बनने दें। हर सक्सेसफुल मिलियनेयर के सीक्रेट को जानने के बाद आपने बड़े सपने देखना और बड़े काम करना सीख लिया है। अपने रास्ते की बाधाओं पर नहीं बल्कि अपने गोल पर अपना ध्यान लगाइए। आपने सीखा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, लोन के पैसे कैसे लौटाने हैं और दिवालिया होने से कैसे बचना है। अमीर और सफल लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए। किसी और के नीचे खींचने पर खुद को कभी गिरने न दीजिए। सबसे जरूरी बात, आपने अमीर और गरीब के बीच के अंतर को समझा। आपने जाना कि सक्सेस आपके ही हाथों में है। आप खुद ही अपनी तकदीर हैं। दूसरे लोगों को और अपने हालात को आपका फ्यूचर बनाने न दें। अपने माइंड को अपने गोल पर भरोसा करने दें और तभी आप फाइनेंशियली आजाद हो पाएंगे। तो दोस्तों, यह था सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का सारांश। गारमेंट्स में बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, क्रिप्टो में बहुत पैसा है, ऑनलाइन करने में बहुत पैसा है, यूट्यूबर बनने में बहुत पैसा है और कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि 2 नंबर के काम में बहुत पैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन सब में से किसी काम में पैसा नहीं है और जो भी तुम कर लो नहीं कमा पाओगे पैसा। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है कि सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर काम में पैसा है तो तुम किसी काम में कामयाब नहीं हो पाओगे।
तो पैसा किन कामों में है? जो काम तुम्हारे दिल के करीब हो, जो काम तुम्हारी फीलिंग्स से जुड़ा हो, जिस काम से तुम्हें प्यार हो और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हो पैसे से, तुम्हें सिर्फ कामयाबी से फर्क पड़ता हो, तुम उस काम को हर रोज बेहतर कर पाओ। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जोड़नी बहुत जरूरी है, होनी ही चाहिए, जो तुम कर रहे हो उसका रिवर्ट जरूर आना चाहिए। जल्दी ना सही, देर से ही सही, पैसे के रूप में उसका रिवर्ट आना चाहिए, लेकिन ये चीज सेकेंडरी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी कामयाबी होनी चाहिए। तो क्या है तुम में जिस काम से प्यार करते हो और दिल से कर सकते हो, और जिसमें कामयाबी के बाद पैसा भी आ जाए? कि क्या है मेरे पास ऐसा? कुछ लोगों के पास शायद कुछ भी ना हो, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे ढूंढोगे। अगर तुम्हारी एज 18 से प्लस है तो इसका मतलब दुनिया में आए हुए तुम्हें 18 साल गुजर चुके हैं। 18 साल से तुम दुनिया को जी रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें किसी चीज में आज तक इंटरेस्ट ना रहा हो। जाने अनजाने में तुमने जरूर किसी न किसी चीज में इंटरेस्ट रखा होगा। तुम्हें वो ढूंढना पड़ेगा। हर एक एक्टिविटी से खुद को रिलेट करना पड़ेगा तुम्हें, और उसके अंदर काम, प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे कुछ चीजें मैं आपको गिनाता हूँ, जैसे स्पोर्ट, बिजनेस, कोई एक्टिविटी, कोई स्किल जो तुमने आज तक सबसे ज्यादा किया हो, उसको काम से रिलेट करो, प्रोफेशन बना डालो उसको। वो क्यों? क्योंकि तुमने आज तक जो भी ज्यादा किया है, इसका मतलब तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, और वो तुमने ज्यादा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें वो पसंद है। अब कहोगे कि हर चीज से पैसा नहीं कमाया जा सकता। हाँ, सही बात है, हर चीज से पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर तुम उस चीज को जमाने के सामने बिल्कुल अलग तरीके से पेश कर रहे हो तो कमाया जा सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम अगर कुछ ऐसा ला रहे हो जिस चीज की जमाने को जरूरत है, तुम जमाने को आलसी बना रहे हो, उनको सहूलियतें दे रहे हो, और तुम जमाने की सेंसिटिव पॉइंट्स को टच कर रहे हो, जिस चीज से लोगों को लगाव होता है, बहुत प्यार करते हैं जिन चीजों से, और तुम इस चीज की केयर कर रहे हो, तुम्हें कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एलोन मस्क क्यों दुनिया का सबसे अमीर आदमी है इस वक्त, क्यों दुनिया पर राज कर रहा है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, पैसे से। उसने ये नहीं देखा कि किस काम में पैसा है, किस काम में ज्यादा पैसा है। उसने ये देखा जमाने को किस चीज की जरूरत है, क्या जमाने की डिमांड है, और जमाना आने वाले टाइम में किस चीज के पीछे भागेगा, क्या सहूलियतें जमाने को देनी चाहिए, उसने दी। वही कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, इलेक्ट्रिक कार तो आने वाले वक्त में उससे बेस्ट, और अभी तक भी उससे बेस्ट इलेक्ट्रिक कार कोई नहीं बना रहा, क्योंकि वो सबसे शुरू से वो उसके अंदर लगा हुआ है, क्योंकि वो उस चीज से प्यार करता है, वो अपने काम से प्यार करता है, अपने काम को दिल से करता है। वो पैसे के लिए नहीं, अपनी कामयाबी के लिए काम करता है, और वो लोगों की जरूरत पूरी कर रहा है, वो लोगों को कंफर्ट दे रहा है, वो कार दे रहा है जो कंपनियां पेट्रोल कार बनाने वाली जो कंफर्ट नहीं दे पाती, वो कंफर्ट वो इस इलेक्ट्रिक में दे रहा है, वो स्पीड दे रहा है, और बहुत कुछ। और सिर्फ एक यही नहीं, उसके पास जाने क्या क्या तुम सब लोग जानते ही हो। ऐसे ही जेफ बेजोस को, वो भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। उन्होंने भी क्या किया, जमाने को सहूलियतें दी, जमाने को आलसी बनाया, जमाने की गोद में सामान हाजिर कर दिया। लोग ऑर्डर कर रहे हैं फोन से और उनके पास आइटम आ रहा है 2-3 दिन के अंदर, बिना कहीं गए, उनका मनपसंद, और उसके अंदर 1000 फैसिलिटीज। कैसे कामयाब, जमाने की जरूरतें पूरी कर रहे हो। कैसे दुनिया के अमीर लोग नहीं होंगे, जमाने की वो जरूरतें पूरी कर रहे हैं कि जो जरूरत पूरे जमाने को, दुनिया को है। तो भाई दुनिया के अमीर आदमी तो बन ही जाए। तो मेरे भाई कुछ ऐसा ढूंढो जो दुनिया की, जमाने की नीड्स पूरी करे। ये नहीं कि पैसा किस चीज में है, नहीं, पैसा भाई सेकेंडरी रखो, फर्स्ट कामयाबी रखो। फर्स्ट कामयाबी रखने से पैसा ना तुम्हारे पीछे दौड़ता है। इससे मुझे याद आया एक फिल्म का डायलॉग, भाई तू पैसे के पीछे भाग, लड़कियां तेरे पीछे भागेंगी। तो सेम सिचुएशन अप्लाई करती है कि तू कामयाबी के पीछे भाग, पैसा तेरे पीछे भागेगा। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा प्लान होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होनी चाहिए बहुत बड़ा कामयाब आदमी बनने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए। जब तुम अच्छे इरादों से और अपने अंदर जुनून लेकर निकलोगे ना, हर चीज का इंतजाम हो जाएगा। जब तुम कभी निकलोगे नहीं ना, तो कुछ होना ही नहीं है। सिंपल है। तुम जब निकलोगे तो शायद तुम चोट खाओ और बढ़ो, अगर तुम वापस आ गए तो फिर नहीं होना कुछ भी। तुम्हारी चाहत सच्ची होनी चाहिए,
अगर बस तुम फालतू में ही कुछ करने निकले हो, तुम वापस लौट जाओगे 100 एक्सक्यूजेस बताकर, 100 एक्सक्यूजेस लेके, 100 परेशानियां लेकर तुम वापस लौट जाओगे। और क्यों है हर चीज के अंदर पैसा, मैं आपको बताता हूँ कैसे है हर चीज के अंदर पैसा। आज के वक्त में लोग पेट, कुत्ते, बिल्लियां पाल कर पैसा कमा रहे हैं। उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करके व्यूज लेके एड्स चला के पैसा कमा रहे हैं। लोग बैठकर हंस रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। लोग बैठकर रिएक्शन दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मेरे भाई, लोग गेम खेल कर पैसा कमा रहे हैं। लोग बॉडी बनाकर पैसा कमा रहे हैं। लोग बॉडी बिल्डिंग्स के बारे में बताकर पैसा कमा रहे हैं। लोग पैदल घूमकर पैसा कमा रहे हैं। लोग दुनिया घूमकर पैसा कमा रहे हैं। लोग बाइक पे घूमकर चलकर पैसा कमा रहे हैं। लोग गंदी सड़कें, गंदे घर, वो भी फ्री में साफ करके वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। लोग पागलपंती करके पैसा कमा रहे हैं। तुम मिस्टर बीस्ट को ही देख लो, तुम मिस्टर इंडियन हैकर को देख लो, हमारे देश का ही है भाई, बहुत कामयाब है, लेकिन एक लंबे वक्त से सिर्फ एक ही काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसे पसंद था, वो उसे करना अच्छा लगता था। वो नहीं गया उस जगह, वो उस काम में नहीं गया जो काम लोगों को लगता है उस काम में पैसा है। नहीं, उसने उसी काम को पैसे वाला बना दिया। तुम्हारे अंदर जुनून की जरूरत है। ये नहीं कि तुम कोई ऐसा काम करो जिसके अंदर ज्यादा पैसा है। नहीं होता भाई, किसी काम में ज्यादा पैसा नहीं होता। पैसा होता है तुम्हारी सोच में, तुम्हारे इरादों में। तुम कैसे पैसा बना सकते हो? तुम अपने काम से। लोग घास काट कर पैसा कमा रहे हैं, घास काट रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लोग चीजों को तोड़कर पैसा कमा रहे हैं। एक हथौड़ा लिया और रोज चीजों को तोड़ रहे हैं, रख के उससे पैसा बना रहे हैं। तुम्हारी सोच क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तुम्हारी सोच में पैसा होता है, किसी काम में पैसा नहीं होता। और ऐसे ही जाने में कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जो चीजें वजूद नहीं रखती लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। वो कैसे? तुम्हारी सोच के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तुम हर चीज के अंदर पैसा कमा सकते हो। तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, और एक सबसे बड़ी चीज कि तुम्हारी जरूरत भी होना चाहिए पैसा। तो तुम पैसा कमा रहे हो और कमा लोगे, तुम हर चीज से पैसा कमा लोगे। और मैंने ये भी देखा है, लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए चलते फिरते किसी को की मदद कर रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं और उससे 50 की जगह 50,000 रुपया बना रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है और हद कर दी उन लोगों ने। आजकल कुछ लोग नकली वीडियो बनाते हैं, एफबी पर मैंने देखा है डले हुए, बिल्कुल रियल एक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल रियल के तरीके से दिखाते हैं। स्क्रिप्टेड होता है वो पूरा। वो उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो इनोसेंट होती है, जो फीलिंग्स वाली होती है, जो किसी भी चीज पे यूं यकीन कर लेती है। लोगों की फीलिंग्स को टारगेट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। हाँ, वो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, झूठ के दम पर ही सही, सच की तरह पेश करते हुए। खैर, इंसान का अपना अपना तरीका होता है, हर एक इंसान का अपना अलग अलग तरीके होते हैं पैसे कमाने के, और इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो तुम, जैसे दुनिया ज़माना कमा रही है। तो मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है लोगों को, उन लोगों को जो पैसा नहीं कमा पा रहा है, वो कुछ भी अच्छे से नहीं करते इसलिए वो अच्छे से पैसा नहीं कमाते। वो लालचों में रहते हैं। वो मैं यहाँ चला जाऊँ, उसको इतना कमाते हुए देखा, इतना पैसा कमाते हुए देखा, तो वो वाला काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। भाई, स्टेबल रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, बहुत तगड़ा सब्र। कुछ भी कर लेना, कितने भी सादा पैसे वाले काम में घुस जाना जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है नहीं कमा पाओगे। तुम्हें स्टेबल रहना पड़ेगा, तुम्हें पेशेंस रखने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, और बिल्कुल एक अलग तरीके से तुम्हें अपना माइंड सेट रखना पड़ेगा। पैसा वही कमाता है जिसका माइंड सेट अमीर होता है। माइंड सेट अगर गरीब है ना, मैंने ऐसे भी लोग देखे बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं, लेकिन माइंडसेट क्या है? छोटी सोच, नहीं कमा पाते बेचारे। क्या सोच बदलने की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि इस काम में इतना पैसा, इतना इस काम में इतना पैसा, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते, नहीं, वही करो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम बेहतर कर सकते हो, जो तुम बेहतर करते आए हो, जिसके अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ तुम सबसे अच्छा कर सकते हो।